नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सचिन वर्मा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ। विपक्ष का आरोप है कि सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल कर बीजेपी ने जीत हासिल की है। उत्तराखंड में भी इसे लेकर राजनीति हो रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर अब तक उत्तराखंड में राजनीति हो रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद उत्तराखंड में पार्टी का रास्ता साफ हो गया है, तो विपक्ष का कहना है कि उत्तराखंड की जनता बीजेपी को समझ चुकी है, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। तो उत्तराखंड में सियासत जारी है। उत्तराखंड में पश्चिम बंगाल पर राजनीति जारी है, बयानबाजियां हो रही हैं। सीएम धामी ने जीत को ऐतिहासिक बताया है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये जीत ऐतिहासिक है और असाधारण है। बंगाल चुनाव में जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में लगातार उत्साह देखने को मिला। डबल इंजन सरकार में तेज गति से विकास हो रहा है। जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां तेजी से विकास हो रहा है। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में हैट्रिक लगाने की बात भी लगातार हो रही है। 2027 में विधानसभा का चुनाव उत्तराखंड में भी है, यूपी में भी है। अब इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है कि भाई आपने असम जीत लिया और जो पश्चिम बंगाल जिसके लिए बीजेपी 10-12 सालों से लगातार मेहनत कर रही थी, उसके जो नतीजे आए हैं वो अप्रत्याशित हैं और उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि अब बीजेपी के कार्यकर्ता और सरकार के लोग ये मान रहे हैं कि नहीं भाई, इस बार तो 27 में हैट्रिक लगाने का काम होगा। उत्तराखंड में 2017 से लगातार बीजेपी की सरकार है। 2017 में सरकार बनी, 2022 में बनी और अब 2027 का नंबर है। क्या 2027 में बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि भाई वो पश्चिम बंगाल था लेकिन ये उत्तराखंड है, परिस्थितियां अलग हैं। मेरे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, पश्चिम बंगाल जीता, असम जीता, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मैं उत्तराखंड में भी देख रहा हूं कि किस तरीके से चेहरे खिले हुए हैं। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी जो कह रही है कि नहीं भाई 27 में हैट्रिक लगेगी, कुछ नजर आ रहा है? देखिए सचिन, जिस तरह से बंगाल की जो जीत है उसके बाद से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में भी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में अगर बात करें तो उत्तराखंड के लेकर जो है बंगाल की जो राजनीति है उसको देखा जा रहा है। और जिस तरह से लगातार बयानबाजी हो रही है कि अब जो है हैट्रिक की बारी है, उत्तराखंड में जो है 2027 के चुनाव में जो है जीत का परचम लहराया जाएगा, उसको लेकर के लगातार जो है बयानबाजी हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस की ओर से भी लगातार जो है आरोपों की झड़ी जो है वो देखने को मिल रही है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जो बंगाल है वो बंगाल की राजनीति थी, वहाँ पर जिस तरह से दल बल का प्रयोग किया गया उस तरह के आरोप उन्होंने लगाए। और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अलग राजनीति है, बंगाल की राजनीति अलग है, ये उत्तराखंड है, यहाँ बंगाल वाली राजनीति नहीं चलने वाली है और जनता समझ रही है, जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है। जिस तरह से कांग्रेस जो है वो दावे कर रही है, उन्होंने कहा कि 2027 में जो है सत्ता परिवर्तन होगा, कांग्रेस को मौका मिलेगा, कांग्रेस लौटकर सत्ता में आएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से बंगाल में जीत हुई, असम में जीत हुई, उसके बाद से जो है जो उत्तराखंड है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। और लगातार जिस तरह से सीएम धामी ने भी कहा कि ऐतिहासिक जीत है, असाधारण जीत है। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि बहुत लंबा वक्त था कि पश्चिम बंगाल में जो है परिवर्तन हुआ। और उन्होंने कहा कि अब जिस तरह से 17 से लेकर 22 और फिर 27 तक हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, 10 साल का जो काज हमने किया है, चाहे यूसीसी का बड़ा फैसला लिया गया हो, चाहे नकल विरोधी कानून जैसे बड़े फैसले लिए गए हों। और इसके साथ साथ अगर हम भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात करें तो संगठन पूरी तरह से एक्टिव नजर आता है। बूथ लेवल तक पूरी तरह से कार्यकर्ता जो है वो एक्टिव नजर आते हैं, उनमें जोश भरने का काम समय समय पर किया जाता है। लगातार जनता से कनेक्टिविटी जो देखने को मिलती है कि लगातार एक के बाद एक अभियान चलाए जाते हैं, उसके चलते जो है बूथ लेवल तक कार्यक्रमों के अभियान को चलाया जाता है और फिर जनता तक वो पहुंचते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रहती है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि सत्ता का इस बार जो है रुख जनता का बन रहा है और ये जो है बंगाल नहीं है, ये उत्तराखंड है। तो योगेश, जब विपक्ष ये कह रहा है कि भाई ये बंगाल नहीं है, ये उत्तराखंड है, तो किन मायनों में वो ये बात कह रहे हैं? डेवलपमेंट की बात तो जितनी उत्तराखंड में होगी बंगाल के अंदर भी होगी। हालांकि यहाँ पर 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन बंगाल को किस लिहाज से विपक्ष मान रहा है? क्या ध्रुवीकरण की राजनीति जो हो रही है, जिसका आरोप बीजेपी पर लगता है, विपक्ष लगाता है, क्या कांग्रेस ये कह रहे हैं कि यहाँ ध्रुवीकरण नहीं हो सकता, यहाँ वो पिच नहीं मिलेगी बीजेपी को?
नहीं देखिए बिल्कुल वो इस तरह के आरोप जो है उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर के ध्रुवीकरण से लेकर के तमाम अगर देखा जाए तो आरोप उनकी तरफ से हैं और साफ साफ वो ये कह रहे हैं कि बंगाल नहीं है, यानी कि उनका कहना ये है कि जिस तरह से आपने वहाँ पर किया, जो कुछ आपने वहाँ पर धर्म बल का प्रयोग किया, सरकारी मशीनरी का उपयोग किया, वो यहाँ पर नहीं होने वाला है। और सीधे ठीक है, योगेश सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस। सर बहुत स्वागत सूर्यकांत जी आपका। धन्यवाद जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ, कल आपका इंटरव्यू हुआ था और जो बाइट चल रही है वो आपकी, जिसमें आप कह रहे हैं कि भाई ये परिस्थितियां अलग हैं उत्तराखंड की और बंगाल की। तो सर ऐसा क्या परिस्थितियों में डिफरेंस है यहाँ और वहाँ के? आप कह रहे हैं कि नहीं इस बार बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार तीन कंसेक्यूटिव टर्म से चीफ मिनिस्टर थी जी, और 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी प्लस एसआईआर में जो बेईमानी खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने करी जी। 60 लाख मतदाता जिनका 2002 में वोट देने का रिकॉर्ड है, उनके नाम काट दिए गए। उसके बाद सीबीआई प्लस ईडी प्लस इनकम टैक्स प्लस सारी केंद्रीय एजेंसियां सारी लगा करके चुनाव अगर भाजपा ने जीत लिया है तो वो कोई बहुत बड़ा अजूबा नहीं है। उत्तराखंड में 9 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने जो आंसू खून के रुलाए हैं उत्तराखंड की महिलाओं को, महिला अपराधों में उत्तराखंड पूरे देश के हिमालयी राज्यों में पहले पायदान पे है। आपको मालूम है, अंकिता भंडारी से लेकर के और पट्टन बाजार में जो चापड़ से सुबह सुबह 10 बजे गर्दन काट दी गई, सारे अगर मामलों में बोलूंगा तो आपका कई घंटे चाहिए मुझे इसके लिए बहस करने की। आज भी आपको मालूम है चंपावत में एक रेप हो गया, मालूम है ना आपको? जी, चंपावत से खबर आई कि नहीं अभी तक आपके पास? जी 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 बताइए सर। चंपावत में जो, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी, सल्ट में, चंपावत में, पहले जो चंपावत में हुआ, आपका बागेश्वर में, आपका काशीपुर में, आपका संतरेशा में, पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध। सूर्यकांत जी, आप सत्ता पक्ष के बीच जो हो रहा है, परिस्थितियां हैं, कानून व्यवस्था है, आप लगातार उसकी दुहाई दे रहे हैं। मेरी पूरी बात तो सुन ले अभी जी। अभी तो मेरी शुरुआत हुई, आपने मुझे बीच में टोक दिया जी। पूरे प्रदेश के अंदर खनन माफिया, कैग ने रिपोर्ट दी है कि खुलेआम लूट हुई है स्मार्ट सिटी के नाम पर। कैग की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है वो, कैग ने बोला है। बिना नियमों का पालन करते हुए टेंडर कर दिए गए, पैसों का भुगतान कर दिया गया। पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आबकारी का घोटाला है, खनन का घोटाला है, पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से अव्यवस्थाएं, स्वास्थ्य सेवाओं का आपको मालूम है, अब मंत्री बदला है तो कुछ लगता है कि कुछ थोड़ा हलचल स्वास्थ्य विभाग में हुई है, लेकिन उससे पहले धन सिंह रावत ने जो बेड़ा गर्क किया स्वास्थ्य विभाग का और पूरे के पूरे शिक्षा विभाग का, आपको पता है 2019 से और ये 2026 हो गए, पूरे प्रदेश के अंदर जितने शासकीय महाविद्यालय एडेड कॉलेजेस हैं उनमें नियुक्तियां बने। डीएवी कॉलेज जैसा कॉलेज, डीबीएस कॉलेज जैसा कॉलेज, एमकेपी कॉलेज जैसा, ये ऐतिहासिक कॉलेज हैं, इनके कई फैकल्टीज बंद होने की नौबत आ रखी है। सर मैं अब आप सर आपने मैं समझ गया सर। सूर्यकांत जी, अब ये बताइए, विपक्ष के ऊपर आप इतना आरोप लगा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है सत्ता पक्ष पर, लेकिन सर मैं ये पूछ रहा हूँ, सर मैं ये पूछ रहा हूँ सूर्यकांत जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, अंकिता भंडारी का कत्ल हुआ कि नहीं हुआ? सर मैं ये पूछ रहा हूँ सूर्यकांत जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या कांग्रेस को और विपक्ष को अपने संगठन में क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है? सर एक बात बताइए, मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ सर, मैं क्या सर, देखिए मैं बीजेपी का प्रवक्ता तो नहीं हूँ ना सर, क्या आप मुझसे सवाल पूछें कि क्या न्याय मिला कि नहीं मिला? अच्छा होगा तो प्रदेश देखेगा सर, जो गलत होगा वो भी प्रदेश देखेगा। सूर्यकांत जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, विपक्ष को क्या अपने सिस्टम में, अपनी एकता में, अपने विचारधारा में क्या बदलाव करने की जरूरत नहीं है? क्या सिर्फ यही कहते रहेंगे कि बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं हुआ? अरे भाई, सरकार के खिलाफ तो वोट मांगा जाता है और सर विचारधारा की तो लड़ाई हो रही है सर वोट तो आप मांग रहे हैं, 14 से मांग रहे हैं ना, हो तो नहीं रहा कुछ। अरे भाई क्यों नहीं हो रहा? 2002 में किसकी सरकार बनी थी? सर 14 के बाद से कह रहा हूँ मैं। अरे 2002 में किसकी सरकार बनी थी सर? मैं 14 के बाद का जिक्र कर रहा हूँ। 2012 में किसकी सरकार बनी? 2014 के बाद तो फिर 2026-27 भी आ रहा है ना सर, मैं ये पूछ रहा हूँ। चलिए मथुरा दत्त जोशी जी हैं, जरा वो भी जवाब दे देंगे। अब उनसे पूछना कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में क्या हुआ, और जो आप गिना रहे हैं एक एक, मथुरा दत्त जी आपका जवाब देंगे। मथुरा दत्त जी बहुत स्वागत है आपका।
धन्यवाद धन्यवाद। और सर आपके पुराने साथी भी हैं, सूर्यकांत जी कह रहे हैं भाई उत्तराखंड के अंदर लूट पूरे जमकर हो रही है, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है, अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला है, खनन हो आबकारी हो, लूट तंत्र है, और 27 में हम लोग आ रहे हैं, कांग्रेस आ रही है। देखिए आदरणीय सूर्यकांत धस्माना जी मेरे बड़े प्रिय छोटे भाई हैं जी, और बड़े चतुर राजनीतिज्ञ हैं। जीवन भर जैसे हमने राजनीति की वैसे उन्होंने राजनीति की, और उन्होंने तो हमसे भी अच्छी राजनीति की और अच्छा अपना मुकाम उन्होंने कायम किया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो भी अब ऐसी पार्टी में है जिस पार्टी में न किसी का भला हो रहा है, न वो पार्टी किसी का भला करने की स्थिति में है। वो पार्टी खुद ही अपना भला नहीं कर पा रही। आपने अभी 5 राज्यों के रिजल्ट देखे, बताइए इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कहीं पर खाता ही नहीं खोल पाई, कहीं पर 4 आ रहे हैं, कहीं अरे वो तो 2 की कहानी गिना रहे हैं, सूर्यकांत जी कह रहे हैं भाई 2 में हम थे। अरे इतिहास में तो आप ही रहे हैं, 14 के बाद से बताइए ना आगे क्या हो रहा है। नहीं 2 में कहाँ थे, 2 में तो कहीं थे ही नहीं। कहाँ थे आप? आसाम में क्या स्थिति थी? बंगाल में ममता बनर्जी इन्हीं को लात मार के गई थी, कांग्रेस को लात मार के गई थी जब गई थी 97 में पार्टी छोड़ी थी, तब क्या स्थिति थी। तो ठीक है, उनकी भी मजबूरी है, उन्होंने बोलना है क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं। सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति कभी भी हारता नहीं, ना हौसले उसके पस्त होते हैं। वो अपनी पार्टी की बात कह रहे हैं, अच्छी बात है। उन्हें हम तो ये कहेंगे हमारी तो शुभकामनाएं हैं आए, लेकिन आने की स्थिति कहाँ से होगी? पहले हरीश रावत जी को संभाल लें या हरक सिंह जी को संभाल लें। जिस तरीके की बातें हो रही हैं, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके से पार्टी के नेता एक दूसरे को गिराने में लगे। आप बताइए गणेश गोदियाल जी को हटाने के लिए 25 लाख में सौदा हो रहा था इनकी पार्टी में, बताइए जी। अब वो जो पार्टी अपने अध्यक्ष को हटाने के लिए सौदेबाजी कर रही हो, ब्लैकमेलिंग कर रही हो, तो पार्टी कहाँ से सत्ता में आएगी? अब मुंगेरी लाल के सपने देखने का चलिए सूर्यकांत जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं क्या कांग्रेस? सूर्यकांत जी, हाँ आवाज आ रही है सर आपको? सर आपने सुना जोशी जी ने क्या कहा? जी सर बोलिए। सवाल आपका क्या है? सर मथुरा जी कह रहे हैं कि भाई आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बदलने के लिए पैसों की डिमांड हो रही है, और इसके अलावा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे जा रहे हैं। हरीश रावत जी पर वो निशाना साध रहे हैं कि रावत जी की स्थिति देख लीजिए क्या है। सत्ता में आएगी कांग्रेस तो कैसे आएगी? नहीं सत्ता में आएगी उसकी चिंता भाजपा वाले न करें। सत्ता में हम लोग आएंगे। कांग्रेस पार्टी का लगातार सतत संघर्ष का अभियान चल रहा है। हम लोगों ने प्रदेश के तमाम मुद्दों पर, चाहे नकल का हो, चाहे पैसे देके नौकरियों का हो, चाहे हाकम सिंह का हो, चाहे संजय धारीवाल का हो, चाहे प्रदेश के अंदर खनन का घोटाला हो, प्रदेश के अंदर आबकारी का घोटाला हो, प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ अपराधों का मामला हो, प्रदेश के अंदर सारे विषयों पर कांग्रेस सबसे फ्रंट फुट पे आकर के भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और उसके बलबूते हम लोग संघर्ष करके जो हमने रास्ता बनाया है उससे 27 का मार्ग प्रशस्त होगा और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी जोशी जी आप सुन रहे हैं? जी अब सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की जो नीतियां हैं उनसे प्रदेश त्रस्त है, तो लग रहा है कि भाई बंगाल के बाद बीजेपी जो है जिस तरीके से विजय रथ पर सवार है, और सपना आप लोग भी देख रहे हैं कि 27 में हम आएंगे, लेकिन कांग्रेस तो खुद तैयारी करे बैठी है। मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ना कि अगर बीजेपी के शासन से जनता त्रस्त थी, 2017 में बीजेपी को क्यों जिताया, 2018 में 19 में क्यों जिताया, 2019 के पंचायत के चुनाव में क्यों जिताया, 2019 के नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी क्यों जीती, 2022 में प्रचंड बहुमत से बीजेपी क्यों जीती, 2024 में 5 के 5। नहीं वो कह रहे हैं जोशी जी के चुनाव नहीं होता देश में ईवीएम हैक होती है, देश में वोट काटे जाते हैं। देखिए ये आरोप लगा रहे कांग्रेस वाले। नहीं खिंचानी बिल्ली खम्मा, तो जब कुछ नहीं मिलता तो ईवीएम की बात कर देते हैं। जिनके बूथ में बैठने के लिए वर्कर ही नहीं है, वर्कर है नहीं, आज नेता ही नेता है, सारे नेता हैं, सब भाषण देते हैं, अच्छे बात करते हैं। अब सूर्यकांत भाई को मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं कभी इनको व्यक्तिगत रूप से कुछ कह नहीं सकता हूँ। और राजनीतिक रूप से मैंने कहा कि बहुत चतुर व्यक्ति हैं, अच्छे बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, ऑरेटर बहुत अच्छे ऑरेटर है। मैं तो आज से नहीं 88 से जब ये
जब महाविद्यालय के हमारे डिग्री DAV के अध्यक्ष थे, जी जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा महाविद्यालय होता है, इनको सौभाग्य वहाँ मिला है वहाँ अध्यक्ष रहने का। जी ये तो उस व्यक्ति से निकले हैं, तो बोलेंगे तो अच्छा, भाषा बोली समाजवादी व्यक्ति हैं, जी सबसे बड़ी बात तो ये है। और भाषा में इनका जवाब नहीं, शब्दों में इनका जवाब नहीं है, क्या कहा जाता है। लेकिन अंतरात्मा इनकी क्या कहती है, इनसे ये पूछ लीजिए। जी अपनी अंतरात्मा से ये भी सोच रहे हैं कि यार मैं कहाँ फंस गया, जी कहाँ राजनीति कर रहा था, कहाँ यहाँ कांग्रेस में फंस गया। अब आप बताइए ना, ये मेरी तो शुभकामनाएं थी, मैं तो पार्टी छोड़ के आया था, मैं उपाध्यक्ष का मैंने तो शुभकामनाएं दी थी जिस दिन इनको मेरी जगह चार्ज मिला था। मैंने कहा आप रहिए। ये कांग्रेस के नेताओं ने 3 महीने नहीं रहने दिया इनको, 6 महीने ही वहाँ से हटा दिया, बाहर कर दिया। तो ये स्थिति है कांग्रेस की। कांग्रेस को देखिए अंतर्द्वंद की शिकार है, अंतर कलह की शिकार है। और मैं कई बार कह चुका हूँ, कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम हरीश रावत जी करेंगे, वो कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे। ठीक है सर, बने रहिएगा। सूर्यकांत जी भी हमारे साथ हैं। सूर्यकांत जी, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं भाई बंगाल में ये हो गया, असम में ये कुछ हो गया, तमिल में नहीं हुआ, और सर जो अदर स्टेट है UDF जहाँ पर आई केरल में, वहाँ नहीं हुआ, लेकिन क्या लग रहा है कि फिर आप कहेंगे जब यहाँ चुनाव होगा कि देखिए यहाँ पर भी सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, तो क्या सर उम्मीदें हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा उत्तराखंड में? देखिए यहाँ पर हम अब होने नहीं देंगे। केरला की और तमिलनाडु की आपने बात करी, वहाँ बीजेपी का कोई स्टेक नहीं था। भारतीय जनता पार्टी पहले ही वहाँ हाशिए पे थी और वहाँ पर कोई उम्मीद नहीं थी किसी प्रकार से धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वहाँ पर बंटवारा नहीं कर सकते थे, हो भी नहीं सकता। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम करके जिस तरह से 15 साल से लगातार वहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरा पोलराइजेशन का खेल खेल रही थी, वो पोलराइजेशन का खेल दक्षिण के राज्यों में नहीं हो सकता। चाहे वो केरला हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो आपका आज जो केरला में सरकार बनी है, तमिलनाडु में सरकार बन रही है, इन जगहों पर धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण संभव नहीं है। इसलिए वहां पर ये बेईमानी नहीं कर पाए। इन्होंने जो बेईमानी करी वहां पर आपको मालूम है, 60 लाख वोट में, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो सारा देश जान रहा है, सब जगह चर्चा हो रही है। सर एक बात बताइए सूर्यकांत जी, जब बीजेपी बंगाल में काट सकती है वोट, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सकती है, तो सिर्फ बंगाल में ही क्यों करेगी? वो तो तमिलनाडु में भी कर लेती, वो पौंडीचेरी में भी कर लेती। तमिलनाडु पे मैं आप समझ नहीं रहे, वहाँ की जो सामाजिक संरचना है, जिस प्रकार का वहाँ पे हालात है, वहाँ की डेमोग्राफी है, वहाँ पर संभव नहीं है। ये 100 जन्म भी नहीं कर सकते वहाँ पे। सेलेक्टिव है क्या सर ये चीजें? लेकिन मैंने आपको बताया 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, केवल एक SIR वहाँ कारण नहीं था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में और भी कारण थे, लेकिन ये वोट में डकैती बड़ा कारण था। अगर 60 लाख वोट नहीं काटे होते तो चाहे 4 सीट से ममता आगे रहती, ममता बनर्जी की ही सरकार वहां बनती, लेकिन वहां खुलेआम बेईमानी की गई। जिस प्रकार से ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बनकर के काम कर रहे हैं, इससे अभी कहीं भी किसी भी प्रदेश में, जैसा प्रदेश उत्तराखंड है, उत्तराखंड में भी ये कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये बेईमानी होने नहीं देंगे। चलिए मैं मथुरा जी से एक क्वेश्चन लेता हूँ। तैयार है, ठीक है, इस बार हम पूरी जी मथुरा जी मैं पूछना चाहता हूं, क्या चुनाव आयोग जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर धसमाना, जिस सेलेक्टिव काम होता है, क्या भाई तमिलनाडु में नहीं करेंगे बंगाल में कर लेंगे, ये आरोप बेबुनियाद है या इन आरोपों में कोई सच्चाई भी है? सेलेक्टिव काम थोड़ी ना करेगा चुनाव आयोग, SIR की प्रक्रिया सेलेक्टिव होगी क्या? नहीं, बहुत ही बेबुनियाद आरोप है और तथ्यों से परे है यार। कहीं चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग संविधान के तहत काम करता है, चुनाव आयोग स्वायत्त शासी संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, वो अपना काम करती है। मैंने कहा ना, खिंचानी बिल्ली खंबा नोचे, अब कहने के लिए कुछ नहीं है इनके पास। जिनके 5-5 मेंबर चुन के आ रहे हो, कोई और पार्टी कहे चलो आप कह सकते हो 5-5, 2-2, 4-4, कहीं खाता ही नहीं खुला है। तो क्या स्थिति है आप देखिए, जो लीडर थे इनके अधीर रंजन जी की हार कितनी शर्मनाक हार है। चलिए बहुत शुक्रिया जोशी जी, आपने अपनी बात रखी। सूर्यकांत जी आपका बहुत शुक्रिया। योगेश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। योगेश, जिस तरीके से आपने दोनों नेताओं को सुना होगा, अब भाई केरल में जीत गई UDF तो ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, ठीक है नहीं, तमिलनाडु में TVK जीत गई तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अगर वहीं बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में वोट चोरी हो गई, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हो गया। अब जब उत्तराखंड की बात आ रही है तो हम करने नहीं देंगे। अरे भाई अब यहाँ नहीं करने देंगे तो आपने वहां क्यों करने दिया? तो ये क्या एक बयानबाजियों में कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आता है क्या?
देखिए सचिन, अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल की परिस्थितियां वहाँ कुछ और नज़र आई, क्योंकि अगर देखा जाए तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी वहाँ संघर्ष करते हुए नजर आ रही थी, क्योंकि उन्होंने चाहे उससे पहले के जो चुनाव हैं, चाहे वो 377 तक पहुँचना हो और 77 के बाद जो है पूर्ण बहुमत तक पहुँचना हो, बहुत लंबा संघर्ष उनका रहा है। हालांकि अन्य राज्यों में भी संघर्ष किया, लेकिन वहाँ पर उतनी सफलता नहीं मिल पाई। असम में सफलता मिली। और अब जिस तरह से बात हो रही है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में पहले से ही 17 से लेकर अब तक सरकार है और लगातार जिस तरह से प्रयास वो कर रहे हैं जनता तक कनेक्ट होने का, और सांस्कृतिक बात हो चाहे फिर जो है धार्मिक बात हो, उस पर भी लगातार फोकस जो है वो सरकार का रहता है। उन चीज़ों को लेकर भी सरकार फोकस करती है। जनता तक कनेक्ट होने का काम जो है मुख्यमंत्री करते हैं। और एक बड़ा अगर आप फैक्ट देखें तो कहीं ना कहीं जो है, चाहे नरेंद्र मोदी की बात हो चाहे फिर धामी की बात हो, दोनों ही जो है सरलता के तौर पर जो है पसंद किए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर ये उत्तराखंड में रहता है। और जिस तरह से बात की जा रही है कि विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि यहाँ बंगाल वाला नहीं होगा, वो देखने वाली बात होगी आने वाले समय में किस तरह के हालात बनते हैं। लेकिन फिलहाल चलिए ठीक है योगेश, देखना होगा फ्यूचर में किस तरीके के हालात बनते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सवाल यही है कि 27 के विजय रथ को लेकर किस तरीके से तैयारियां होंगी, ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।